हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञानवाणी। मैं आपका दोस्त शंभू। आज हम लोग बात करेंगे मौर्यकालीन भारत में विदेश संबंध कैसे थे। ध्यान से इसको सुनिए आप लोग। विदेश नीति का तात्पर्य उन सिद्धांतों से है जो एक देश दूसरे देशों के साथ निश्चित राष्ट्रीय उद्देश्यों की पूर्ति के लिए या प्राप्ति के लिए संबंध स्थापित करता है या करने का प्रयास करता है। इन संबंध में राष्ट्र हित जो है वो सर्वोच्च होता है, किंतु आज के अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों के अनुसार प्राचीन और मध्यकालीन के विदेश नीति को नहीं देखा जा सकता है। उसकी कुछ सीमाएं हैं, क्योंकि शक्ति प्रदर्शन के आधार पर जो है क्षेत्र घटते और बढ़ते रहते थे। विदेश नीति का संचालन लेकिन फिर भी होता था। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार ने शक्ति प्रदर्शन के साथ साथ मित्रता और साझी संबंधों को अपने विदेश नीति का आधार बनाया था, जबकि अशोक ने जो है शक्ति प्रदर्शन का एहसास केवल कराकर समानता और बंधुत्व को जो है अपने विदेश नीति का आधार बनाया था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जो है 15 अध्याय में से 9 अध्याय केवल विदेश नीति पर लिखे गए। मगध राज्य के उत्कर्ष ने पहली बार अखिल राज्य साम्राज्य की अवधारणा को चरितार्थ किया था, आपको पता ही है। इससे भारत की सीमाएं जो है उत्तर पश्चिम में हिंदुकुश पर्वत तक पहुंच गई। फारस एवं अरब क्षेत्रीय देशों में परस्पर व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंधों के कारण विचारों का आदान प्रदान सदैव होता था। हालांकि इससे यवन शासकों की महत्वाकांक्षा भी बढ़ी और वे भारत साम्राज्य के विस्तार के लिए प्रेरित भी हुए। 304 और 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त व सेल्यूकस के बीच में सिंधु नदी के तट पर जो युद्ध हुआ और उसके बाद जो समझौता हुआ मित्रता के रूप में, उसमें सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त के साथ कर दिया और बदले में जो है 500 हाथी उपहार स्वरूप चंद्रगुप्त ने जो है सेल्यूकस को प्रदान किया। बिंदुसार ने भी अपने पिता के समय चले आ रहे मैत्रीपूर्ण संबंधों को बनाए रखा। एस्ट्रेबो जो है इतिहासकार, वो कहते हैं कि सीरिया के राजा एंटियोकस प्रथम ने अपने राजदूत डाइमेकस को जो है बिंदुसार के दरबार में भेजा था। दूसरी ओर एक जानकारी मिलती है कि बिंदुसार द्वारा सीरिया के राजा से जो है मधुर, मदिरा, अंजीर और एक दार्शनिक की मांग किया गया था, जिसको राजा द्वारा पूर्ति किया गया केवल दार्शनिक को छोड़कर, क्योंकि वो कानूनी तौर पर ऐसा संभव नहीं था। तो इस प्रकार जो है आपको देखेंगे कि सौहार्दपूर्ण संबंध बनाने का बनाने का पूरा प्रयास किया गया। सीरिया के राजा की ही तरह जो है आप देखेंगे कि मिस्र के राजा टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने भी अपने राजदूत को जो है डायनोसियस को पाटलिपुत्र भेजा था। इस प्रकार जो है अशोक के पूर्व मगध शासकों के द्वारा शक्ति प्रदर्शन, मित्रता, विवाह और उपहार के द्वारा वैदेशिक नीति का निर्वहन किया गया। अब अशोक के विदेश नीति पर ध्यान दें तो उसको 2 रूपों में समझा जा सकता है। पहला है कि राज्यारोहण के 8 वर्ष तक, और दूसरा है 9वें वर्ष जब कलिंग विजय हो गया। 2 रूपों में आपको देखना होगा। शुरुआत के 8 वर्ष में अशोक ने अपने पूर्वजों की तरह ही जो है शक्ति प्रदर्शन, समझौता, मित्रता को अपने विदेश नीति का आधार बनाया, क्योंकि कलिंग विजय लगभग संपूर्ण भारत व पश्चिम एशिया के बड़े भूभाग को वो जीत चुका था। क्योंकि खास और नेपाल राजा बनने से पूर्व ही वो विजय प्राप्त कर लिया था। जो राज तरंगिणी है कल्हण द्वारा रचित, उसके अनुसार कश्मीर भी जो है मौर्य साम्राज्य का अंग था। ऐसा इस पूरे विशाल साम्राज्य को अब अखंड बनाने रखने के लिए ही अशोक को एक चुनौती थी। 261 ईस्वी पूर्व में जो है या 60 के लगभग जब कलिंग विजय हुआ और उसके बाद जो है पूरा वो संपूर्ण साम्राज्य जीत चुका था, तो उसने अपने नीति में परिवर्तन किया। समानता, बंधुत्व एवं धर्म नीतियों का अनुसरण करते हुए शांति को अपने वैदेशिक नीति का आधार बनाया। 13वां शिलालेख में जो है वो लिखता है कि देवानाम प्रिय सभी प्राणियों की रक्षा, मन की शांति व श्रेष्ठता की कामना करते हैं।
पंचम दीर्घ शिलालेख में जो है वो लिखते हैं कि देवानाम प्रिय धर्म प्रचार की घोषणा करते हैं और इसके लिए धम्म महामात्र वज्रभूमिक अधिकारियों की नियुक्ति करते हैं। यह धम्म और शांति का प्रचार पूरे राज्य व पड़ोसी राष्ट्रों में किया गया। द्वितीय शिलालेख में वर्णित क्या करते हैं कि देवानाम प्रिय ने सीमावर्ती राज्यों यथा चोल, पांड्य, सतीपुत्र, केरल पुत्र, श्रीलंका, एंटियोकस के राज्य में मनुष्यों एवं पशुओं के लिए चिकित्सा का प्रबंध किया। इसके अलावे अपनी पुत्री चारुमती का विवाह जो है वो नेपाल के राजकुमार देवपाल से करता है। इसकी जानकारी तिब्बती लेखक हैं एक तारानाथ, वो देते हैं। इस तरह पड़ोसी देशों के साथ समानता की जो नीति है वो स्पष्ट हो जाती है कि एक छोटे से राज्य से भी वो अपनी पुत्री के विवाह कर देते हैं। उसी प्रकार देखते हैं कि श्रीलंका में जो है महेंद्र और पुत्री जो है संघमित्रा, पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा दोनों को जो है बौद्ध भिक्षुओं के प्रतिनिधि मंडल के साथ भेजते हैं। राजा तिस्य द्वारा इसे स्वीकार भी किया जाता है। पड़ोसी राष्ट्रों के साथ समानता और शांति का परिचायक है यह। बंधुत्व बढ़ाने के लिए अशोक ने आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को भी जरूरी माना। इसके लिए उसने क्या किया, पश्चिमोत्तर क्षेत्र में विदेशियों को धम्म नीति को से जोड़ने के लिए उसने क्या किए, वहाँ पर अभिलेख खुदवाए। जैसे शाहबाज गढ़ी में, मानसेरा में, तक्षशिला में ये अभिलेख प्राप्त हुए हैं। और देखिए सांस्कृतिक कैसे जोड़ा जा रहा है कि उसकी जो लिपि है और उसकी जो भाषा है वो वहाँ की क्षेत्रीय भाषा में है, अरमाइक में है। तो यही बताता है कि वो उस संबंधों को कितना वो भलीभांति समझते हैं। दक्षिण भारत के साथ भी वो मैत्रीपूर्ण संबंध रखते हैं। यह दक्षिणी साहित्य से भी पूर्ति हो जाती है, इसकी पता चल जाता है। निष्कर्ष रूप से हम देखते हैं कि मौर्य काल में आवश्यकता अनुसार विदेश नीति परिवर्तन होता रहा। जहां चंद्रगुप्त बिंदुसार ने शक्ति प्रदर्शन, युद्ध समझौता, मित्रता और विवाह का सहारा लिया, अशोक ने जो है उसको अखंड बनाने के लिए क्या किया, शक्ति प्रदर्शन के साथ शांति, समानता और बंधुत्व की भावना का पालन करते हुए वो विदेशी संबंधों को स्थापित किया। धर्म प्रचार का जो सहारा लेकर आंतरिक विद्रोह को नियंत्रित किया। आज के संदर्भ में अगर हम देखें तो वही आपको नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, ये जो छोटे छोटे देश आपके पड़ोसी देश हैं, इसके साथ भी जो मजबूत राजनीतिक संबंध है या आर्थिक संबंध है वो समानता के सिद्धांतों पर अगर हम करेंगे तभी हम अनेक समस्याओं जैसे आतंकवाद का, नक्सलवाद का, घुसपैठ का इत्यादि से छुटकारा पा सकते हैं। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, फिर अगले टॉपिक में हम लोग बात करेंगे अगले को। धन्यवाद।